आखिर सोना चांदी को क्या हो गया? जब ये बूम कर रहा था तब भी हम बात कर रहे थे कि जी। कहाँ तक जाएगा। अब तो ये कह रहे हैं कि कहाँ तक करेक्शन देखने को मिलेगी। गोल्ड सिल्वर को जो था वो फोमो में अटक गए थे। अगर आप देखेंगे तो 2 लाख से जो चांदी सी 4,20,000 गई, वो एक फोमो की रैली थी और वो फोमो जो था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि गोल्ड उस टाइम पे परचेज़ किया था जब आपको लग रहा हो कि आगे आपको उसकी यूटिलाइज़ेशन है। अभी यूटिलाइज़ेशन गोल्ड की खत्म होती हुई दिख रही है क्योंकि सेव एंड डिमांड के तौर पे नहीं देखने को मिल रहा है। लोग उसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं। भाव बढ़े हैं क्रूड के, वो हुँ, केवल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। हुँ, हालाँकि ड्रिलिंग बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप यूएस के स्टॉक्स देखेंगे, यूएस के अंदर जो क्रूड का भंडार है, हुँ। वो पिछले कई सालों में ज़्यादा बढ़ गया है। क्या लगता है कि अभी जो सोने और चांदी लगातार इन गिरावट में दिख रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ पर दाँव लगाना चाहिए? क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए? क्या सजेशन आप इन्वेस्टर्स को देंगे और व्यूअर्स को देंगे? सिचुएशन ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो गिरावट आ रही है, जो यहाँ पे पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा। तो ये हुँ। पैटर्न है। जब भी मार्केट में गिरावट आई है और जिसने उसमें पैसा लगाया हौसला देके, तो उसको पैसा बना है। रॉबर्ट कियोसाकी की ही जी। चर्चा भी हो रही है क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सोना चांदी ही साथ देगा और कोई साथ ही नहीं देगा। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या? और वो तो ये तक कह रहे हैं कि आने वाला वक्त $35,000 तक पहुंचेगा। गोल्ड बढ़ना ही हाँ। है, तो वो हैबिट जो है वो खत्म हो जाएगी कि अगर आप आज देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और सारी चीज़ें नीचे गिर रही हैं। प्रॉपर्टी के भाव गिरे हैं, गोल्ड सिल्वर के भाव गिरे हैं, इक्विटी मार्केट के भाव गिरे हैं। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त संध्या बिष्ट। दोस्तों, कुछ धातु जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जब वो चमकती हैं तब भी उनकी बात होती है और जब वो क्रैश होती हैं तो तब भी बाजार में हाहाकार मच जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं गोल्ड और सिल्वर की ही बात कर रही हूँ। क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब से वॉर वाली सिचुएशन आई है तब से हम देख रहे हैं कि लगातार सोना और चांदी जो है वो पिटता जा रहा है। अब ऐसे में कई तरह के सगुफे मार्केट में उठने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि आखिर कितना डिप इसमें देखने को मिलेगा और कितना नीचे ये जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में खरीदारी करना बेटर है या फिर थोड़ा रुकना समझदारी होगी। तो कई तरह के सवाल और मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में यानी कि 2026 में जो सोने और चांदी को लेकर प्रिडिक्शन की जा रही थी, क्या वो प्रिडिक्शन सच होगी? तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे खास मेहमान जो लगभग पिछले 20 साल से कमोडिटी और शेयर मार्केट को देख रहे हैं और वो प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी करते हैं। हालांकि जब भी उन्होंने प्रिडिक्शन की है तो कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्शन सच साबित भी हुई है। तो चलिए एक बार फिर से उनसे सवाल जवाब करते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका हमारे इस जी, खास शो में, आपका एक जी, बार फिर से। नमस्कार। तो बता दें कि अनुज जी जो हैं वो मार्केट के साथ साथ कमोडिटी को भी बहुत बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहला सर मेरा यही सवाल, आखिर सोना चांदी को क्या हो गया? जब ये बूम कर रहा था तब भी हम बात कर रहे थे कि जी। कहाँ तक जाएगा। अब तो ये कह रहे हैं कि कहाँ तक करेक्शन देखने को मिलेगी। देखिए गोल्ड सिल्वर को जो था वो फोमो में अटक गए थे। अगर आप देखेंगे तो 2 लाख से जो चांदी सी 4,20,000 गई, वो एक फोमो की रैली थी और वो फोमो जो था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालाँकि हमें भी लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो ऊपर गया भी, बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो जो हम टारगेट्स देख रहे थे कि भई यहाँ 4 लाख चांदी जाएगी, तो वो चली गई वहाँ तक, हम्म। बट वो सस्टेन नहीं हो पाई और वहाँ से वापस करेक्शन आ गया। अब जो है ना आप देखिए कि जनवरी से लेकर या फरवरी से अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो, हाँ। चाहे वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो आपका इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से, क्रूड के पर्सपेक्टिव से हो या कमोडिटी के पर्सपेक्टिव से हो। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि जो चीज़ें पहले थोड़ी पॉजिटिव चल रही थी वो बिल्कुल अब चेंज होती हुई नजर आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक रशिया यूक्रेन वॉर तो चल ही रहा था, अब ये जो यूएस और ईरान का वॉर चला है, इसकी वजह से पूरा ही मार्केट को देखने का जो नज़रिया है वो पूरा चेंज हो गया है। हम्म। चाहे आप उसको एक पॉजिटिव मैनर में बात करें या नेगेटिव मैनर में बात करें, तो पूरा ही मार्केट का नज़रिया चेंज हो गया, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमने देखा है कि उसका जो डेंट है, वो सभी चीज़ों पे आता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से जितनी भी एसेट क्लास हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी हो, सभी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। अच्छा, बिल्कुल। जब कुछ चीज़ें उठ रही हैं तब सोना चांदी जी, डिप में नज़र आ रहा है। क्रूड ऑयल के भाव लगातार देखिए कितने ज़्यादा रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं। जी, डॉलर भी लगातार उभरता जा रहा है। यस। अच्छा, मैं इनके कारणों पर आऊँ तो ये जो सोना चांदी पिट रहा है इसके पीछे के कारण क्या-क्या हैं वो मेन? देखिए सिंपल सा कारण है। अगर मैं बिल्कुल
एक माइक्रो लेवल पे जाके बात करूँ, भाई क्या कारण हो सकता है, हम्म। जनरली दैट इज़ अ डिमांड। ठीक है, अभी हम देखते हैं जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो वॉर के टाइम पे हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक सेफ हेवन डिमांड निकल कर आती है। इस बार अगर आप देखेंगे तो सेफ हेवन डिमांड नहीं निकल रही है, क्योंकि अगर हम एक डेटा की बात करें तो ये जो वॉर छिड़ा है ये पूरा यूएई में छिड़ा है, और यूएई करीबन अगर आप डिमांड की बात करेंगे तो 20 से 25% डिमांड को कंट्रीब्यूट करता है। वहाँ पर अभी स्थिति ऐसी है कि लोग जो है कैश में बैठना पसंद कर रहे हैं या बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो गोल्ड नहीं परचेज कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड उस टाइम पे परचेज किया था जब आपको लग रहा हो कि आगे आपको उसकी यूटिलाइजेशन है। अभी यूटिलाइजेशन गोल्ड की खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि सेव हेवन डिमांड के तौर पे नहीं देखने को मिल रहा है। लोग उसको एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देख रहे हैं कि हम अब लोग अभी यहाँ पे सोच रहे हैं कि वॉर चल रही है तो पहले वो सोच रहे हैं कि अपनी जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं जो सस्टेन करने के लिए उसको वो वहाँ पर यूज़ करें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूएई के अंदर जो डिमांड है वो कम होती हुई दिख रही है। डिमांड की वजह से क्या है, जितने अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, दुबई की अगर हम बात करें तो दुबई 15 से 20% डिमांड कंट्रीब्यूट करता है। दुबई के अंदर जो टूरिस्ट हैं वो बाहर चले गए हैं। उसकी वजह से जो वहाँ पे शॉपकीपर, जो लोकल शॉपकीपर है, वहाँ पर डिस्काउंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि डिमांड नहीं है तभी वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिमांड नहीं है तो उसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक मैक्रो लेवल पे बात करूं तो क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं। क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन का फियर सब सेंट्रल बैंक्स को सता रहा है कि भाई आगे अगर इन्फ्लेशन आ गया तो किस तरीके से वो इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। तो उसकी वजह से वो मॉनेटरी टाइटनिंग में आते हुए दिख रहे हैं। तभी उन्होंने, अगर हम देखें लेटेस्टली, सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं। स्टेबल रखने का मतलब ये है कि वो नहीं चाह रहे कि इंटरेस्ट रेट कट करें, वो आगे मॉनेटरी टाइटनिंग करेंगे तो उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस चीज को भी गोल्ड डिस्काउंट कर रहा है कि भाई आगे अगर सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो गोल्ड में करेक्शन आएगा। तो उसी को चलते हुए हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई दिख रही है। मीन्स एक तो डिमांड नहीं है, डिमांड का इफेक्ट आ रहा है, दूसरी तरफ जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसका इफेक्ट गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ दिख रहा है। अच्छा देखिए, जो गोल्ड 2 लाख को क्रॉस कर गया था वो अब लगभग 1.5 लाख पर आ गया है। जी, आ- 1,40,000 पे। बिल्कुल, हाँ, जी, 40,000 पे। क्या कहेंगे कि आखिर ये और कितना गिर सकता है? क्या प्रिडिक्शन? देखिए हमने देखा था अभी फरवरी में, ऑलमोस्ट जनवरी एंड में करीबन $5500 के आसपास गया था। कल हम देखें तो अभी रिसेंटली $4500 का उसने ब्रेक किया है। 1,80,000, 1,90,000 तक गोल्ड के भाव चले गए थे। अभी हमने रिसेंटली देखा 1,41,000 के आसपास गोल्ड का भाव आया है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो गोल्ड में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बहुत इंक्रीज हो गया है, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई है, डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है। तो इसकी वजह से गोल्ड की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर में आती हुई दिख रही है। गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम होती हुई दिख रही है, हालांकि दैट इज ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड का भाव आगे आपको और गिरता हुआ दिखाई देगा। ये जो गिरावट आ रही है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। जैसे ही वॉर खत्म होगी, क्योंकि अब यहाँ देखिए कि क्रूड की जो भाव बढ़े हैं क्रूड के, वो केवल इसलिए बढ़े हैं क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही है। हालांकि ड्रिलिंग बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप यूएस के स्टॉक्स देखेंगे, यूएस के अंदर जो क्रूड का भंडार है वो पिछले कई सालों में ज़्यादा बढ़ गया है। यूएस के अंदर भंडार बढ़ा है, यूएस के अंदर नेचुरल गैस का भंडार बढ़ा है। तो भंडार बढ़ गए हैं मगर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो नहीं हो पा रहा है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या है कि जो एशियंस कंट्री हैं जो जनरली ब्रांड यूज करती हैं, तो वो ब्रांड उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, शिपमेंट्स नहीं पहुंच पा रही। जैसे इंडिया भी एग्जांपल है कि इंडिया में जो शिपमेंट्स है बहुत स्लो आ रही हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए हैं। तो जैसे ही अगर वो शिपमेंट चालू होती हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बहुत बड़ा जिक्र का एक बन गया है पॉइंट एक। तो सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि वहां से शिपमेंट्स कैसी आ रही है। तो शिपमेंट्स अगर आनी चालू हो जाएंगी तो क्रूड के भाव सेटल हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, तो गोल्ड के भाव फिर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन तो ये अनुजी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। बिल्कुल अनुजी, सवाल तो यही आ जाता है ना कि देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए ना, जी, तब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं वो। पहले उन्होंने टैरिफ लगाया, यस, टैरिफ का सगुफा छोड़ना शुरू किया, अपना एकदम दमखम दिखाना शुरू किया। अब क्या, अब वॉर वाली सिचुएशन देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से फिर ये इतनी बड़ी जंग हो गई कि पूरी दुनिया भर में ही हाहाकार मचा हुआ है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ना कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हर जगह, हर सेक्टर पर पड़ रहा है। मार्केट की भी सिचुएशन हम देख ही रहे हैं, हर दिन इसको लेकर चर्चा भी करते हैं कि मार्केट आखिर कितना नीचे और गिरेगा। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ये 2008 वाली सिचुएशन को याद दिला देगा? देखिए अगर आप देखें तो डेफिनेटली ऐसा आभास हो रहा है कि 2008 वाली सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके का उस टाइम पे हमने रिसेशन देखा था, तो वैसी वैसी कुछ चीज़ें, अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबा चला तो हो सकता है कि वो सिचुएशन भी आपको देखने को मिले। क्योंकि देखिए जब युद्ध होता है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। लोग जो है केवल सर्वाइवल पे आ जाते हैं कि भाई आपका जो सर्वाइवल है खाली वही होता रहा है, वो एक्स्ट्रा की बात नहीं करते हैं। तो कंपनीज की अर्निंग्स भी कम होनी चालू हो जाती हैं, डिमांड सप्लाई भी
मिसमैच हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 2008 वाला सिचुएशन भी बिल्कुल जहाँ पर क्राइसिस आ गया था, रिसेशन आ गया था, वो सिचुएशन हो सकता है 1-2% मैं आपको कह रहा हूँ। एक मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है कि जिसको लोगों को देखना चाहिए कि भाई 2008 वाला सिचुएशन हो सकता है। हाँ, इसको अगर हम कोविड से कंपेयर करें तो शायद वो ठीक नहीं होगा, अच्छा। क्योंकि कोविड में क्या था कि सप्लाई भरपूर थी, हम्म। लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, तभी हमने देखा था क्रूड के भाव -40 में चले गए थे। यहाँ पर क्रूड का भाव ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अभी एक महीने पहले $60 था, आज ब्रेंट का भाव $113 है, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड तो है बट सप्लाई नहीं यहाँ पे नहीं आ रही है, तो कोविड से बिल्कुल उलट है यहाँ पे। बट 2008 वाली सिचुएशन यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है कि अगर वॉर ऐसी चलता रहा और वॉर की चपेट में धीरे धीरे देखिए कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आप देखिएगा कि जो ईरान है उसकी भी कैपेबिलिटी खत्म होती जाएगी, यूएस भी धीरे धीरे पीछे हटता जाएगा। बट वॉर के बाद जो चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, जो इंफ्रा खराब हो गया है, जो इंफ्रा जो है डेड हो गया है, जो लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए हैं, इकोनॉमी अस्त व्यस्त है, उसको दोबारा से लाइन पे लाने के लिए इट विल टेक टाइम। तो वो टाइम जो लगेगा ना, उस स्थिति में बहुत एक्सपेंडिचर होंगे, बहुत इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो आपकी साइडलाइन होती हुई चली जाएगी। तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी। तो वो जो है ना वो धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ इंडिकेट आती हुई दिखाई देंगी। तो हो सकता है कि 2008 की तरह स्लो डाउन वहाँ पर आता हुआ भी दिखाई दे। हालांकि हम देख भी रहे हैं सेंट्रल बैंक्स ने जो अभी स्टेटमेंट्स दिया है, उससे लग रहा है कि उनको ये फियर है कि स्लो डाउन और इन्फ्लेशन दोनों ग्लोबली हिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी। तो ये इंडिकेशन सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। और रिजर्व बैंक लगातार अब गिरता जा रहा है। देखिए बिल्कुल, पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार इसमें गिरावट दिख रही है। देखिए इंडिया के अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें तो यहाँ पे गिरना जायज भी है, क्योंकि क्रूड के भाव बहुत बढ़ गए हैं। पहले हम क्रूड की पेमेंट $60 में कर रहे थे, आज क्रूड के जो है $113 हो गया ब्रेंट का भाव। तो वो कहीं ना कहीं क्रूड का भाव बढ़ा है। तो जो हम पहले डबल रेट ऑलमोस्ट हो गया, पहले हमको रशिया डिस्काउंट भी दे रहा था, अब वो डिस्काउंट भी नहीं है। ईरान से जो शिपमेंट्स है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहे हैं। तो देखिए वो सब चीज़ें जो है वॉर पे डिपेंड है टोटली। तो भारत में इंटरनली कुछ नहीं है, इंडिया की अगर हम बात करें इंटरनली बहुत अच्छा है। अगर आप इंटरनली देखेंगे तो पल्सेस का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, एडिबल ऑयल्स का बहुत अच्छा, तिलहन का बहुत अच्छा उत्पादन हुआ है, गेहूं का बहुत अच्छा उत्पादन है, चावल का बहुत अच्छा उत्पादन है, तो मसालों का बहुत अच्छा प्रोडक्शन है। तो ऐसा इंटरनली कुछ नहीं है, बट एक्सटर्नली जो फैक्टर है जिसमें गैस की क्राइसिस तो बहुत बुरी हो रही है। देखिए देखिए पूरे देश भर में त्राहिमाम चल रहा है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बाहर की वजह से है, वॉर की जो वॉर की वजह से है। अगर ये वॉर खत्म हो गई तो दोबारा सप्लाई चालू हो जाएंगी, तो हमारी चीजें दोबारा ठीक हो जाएंगी। तो क्रूड सबसे ज्यादा इंडिया को इंपैक्ट करता है, क्रूड और नेचुरल गैस। तो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर इंडिया को इंपैक्ट कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें सही हो गई तो वी आर ऑन द सेम लाइन, तो वो हम फिर एक बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे। तो अभी जो है ना मार्केट बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि वॉर सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अच्छा, इकोनॉमी तो इम्पैक्ट होगी ही, लेकिन मंदी की सिचुएशन क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मंदी की जद में आ जाएंगे? देखिए मंदी मुझे लगता नहीं है कि भारत में आएगी, क्योंकि 2008 में भी भारत में ऐसी कोई मंदी नहीं थी, ग्लोबल रिसेशन था, बट इंडिया के अंदर रिसेशन उतना नहीं था। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। भारत अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो हम ईवी के ऊपर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम गाड़ी की बात करें, हमारे बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूड को अगर आप देखेंगे तो उतना यूटिलाइजेशन नहीं है। अगर हम बात करें तो हम नेचुरल रिसोर्स पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारी हमारी स्टेट्स हैं जहाँ पर हम सोलर पैनल को यूज़ कर रहे हैं, हम विंड पावर को यूज़ कर रहे हैं। तो जो एनर्जी वाला पार्ट है उसको हम धीरे धीरे हम इथेनॉल पे बहुत शिफ्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ देखिए, अब कहीं पे लड़ाई हुई है तो पड़ोसी में तो इम्पैक्ट आना ही है, तो वो इम्पैक्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। बट स्लो डाउन अगर मैं इंडिया की बात करूं या रिसेशन की बात करूं तो शायद इंडिया में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ग्लोबली इम्पैक्ट हो सकता है, बट इंडिया के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जिस तरीके की अभी सिचुएशन चल रही है, ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी अनुज जी कि क्या लगता है कि अभी जो सोने और चांदी लगातार गिरावट में दिख रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ पर दाव लगाना चाहिए? क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा होल्ड करना चाहिए? क्या सजेशन आप इन्वेस्टर्स को देंगे और व्यूवर्स को देंगे? देखिए यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं। अगर इन्वेस्टर है उसको चाहिए कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो एज आई सेड कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको दोबारा से अच्छे भाव देखने को मिलेंगे, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत है भी पेन, जो कि यहाँ देखा जा सकता है। तो अगर इन्वेस्टर है
उसको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, उसको अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना, तो ये राइट टाइम है जहाँ पर आप अपनी SIPs गोल्ड सिल्वर में लगा सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बस स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, अपनी छोटी छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें, हाँ। तो आपको वहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, 2008 में मार्केट में मंदी आई, हाँ। जिन्होंने 2008 में पैसा लगाया उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिला। हम्म, उसके बाद कोविड में मार्केट गिरी, सब बोले कि सब कुछ बंद हो जाएगा, मार्केट बंद हो जाएगी, बट वहाँ पे जिन्होंने पैसा लगाया उन्होंने यहाँ पैसा कमाया। हम्म, अब सिचुएशन ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जो गिरावट आ रही है, जो यहाँ पे पैसा लगाएगा वो पैसा कमाएगा। तो ये पैटर्न है, जब भी मार्केट में गिरावट आई है और जिसने उसमें पैसा लगाया हौसला देके, तो उसको पैसा बनाए। तो ये अगर आप ये मैं डेटा के बेस पे कह रहा हूँ, 2008, 2011, 12, 2020, अभी 2026, बिल्कुल। तो जब भी आप, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, हाँ। जब भी बड़े पैटर्न्स में गिरावट आई है तो उन पैटर्न्स ने रिटर्न दिया है। तो ये जो पैटर्न फॉर्मेशन है, जो सेम पैटर्न बना है, और ये आगे भी ऐसे पैटर्न्स बनेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि देखिए दुनिया तो बंद होने वाली नहीं है। वॉर होगा, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल चलेगा, बाद में धीरे धीरे डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए रशिया यूक्रेन वॉर, मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर दिया है। हाँ। चाहे वहां पर जो मर्जी होता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब धीरे धीरे देखिए ये जो वॉर है ना, ये भी जैसे जैसे टाइम निकलेगा मार्केट इसको डिस्काउंट करना चालू कर देगा, और जब ये डिस्काउंट करना चालू करेगा तो दोबारा से मार्केट में ग्रोथ आनी चालू होगी, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि हमने तो मिस आउट कर दिया। तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कि आप एक छोटी छोटी क्वांटिटी को करें, आप बड़ा एग्रेसिव ट्रेड ना करें, बट छोटी छोटी क्वांटिटी को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते चलें। अच्छा, पहले जब सोना चांदी बहुत तेजी से भाग रहा था ना, तो सब कह रहे थे कि अच्छा यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, अलग अलग डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट कर लो, बहुत तरह की कहीं ना कहीं सलाह दी जा रही थी। अब कहीं ना कहीं बॉन्ड की तरफ लोग भाग रहे हैं, और इसमें बड़ी चीज ये है गुप्ता जी की, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ तो देखिए बिटकॉइन को लेकर भी सजेशन दिया जा रहा है कि यहाँ इस और भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी आपका पैसा बन सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी सोना चांदी या फिर मार्केट से थोड़ा इतर बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पर एक रॉबर्ट कियोस्की को आई थिंक सब लोग जी जानते हैं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, भी मैं उन पे आने वाली भी थी, लेकिन बाद में हम बात करेंगे इस पर भी। देखिए उनके भी टारगेट्स बड़े बड़े आ गए हैं, बट देखिए डेफिनेटली जो टारगेट्स हैं वो दिए उन्होंने, बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट का हमको करंट फंडामेंटल समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी किस मोड में है। आप मार्केट के हर मोड को इन्वेस्टमेंट का मोड नहीं बना सकते, ठीक है। आपको मार्केट के अंदर अगर आना है तो कुछ टाइम पे आपको लगेगा कि ये मार्केट अभी ट्रेडिंग के लिए सही है, तो अभी जो मार्केट है दैट इज गुड फॉर द ट्रेडिंग, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। बट हाँ, आगे जब मार्केट गिरेगा नीचे, जब मार्केट नीचे गिर रहा है अभी, तो ये यहाँ पर है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप मौके ढूंढें। जो स्टॉक्स काफ़ी डिस्काउंट हो गए हैं, जो फंडामेंटली बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं, बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, या जैसे गोल्ड सिल्वर ही है, या अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी कंपनीज है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनके आप चेक करें, फंडामेंटल को चेक करें, उनके प्रोडक्ट को चेक करें, मैनेजमेंट को चेक करें। अगर आपको लगता है कि ये अच्छी कंपनीज है तो वो डिस्काउंट में मिल रही है आपको, तो व्हाई नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप एक SIP के फॉर्म में या ETF के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आपको रिटर्न्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। हाँ। ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में तो आपको फ्लक्चुएशंस देखनी पड़ेंगी, क्या फ्लक्चुएशन है, क्या फंडामेंटल है, तो वो तो रोज चेंज होते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये राइट टाइम है कि आप रोज ट्रेड लें और एग्जिट कर लें। बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और एक लंबी अवधि के लिए आपको व्यू बनाना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रेडर्स को थोड़ा सा अभी अलर्ट मोड में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई झटका उन्हें लग सकता है, हाथ जलने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ के ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अगर आप 2-3 दिनों का पैटर्न को देखेंगे तो मार्केट निफ्टी करीबन 1000 पॉइंट बढ़ गया था, तो एक ही दिन में 1000 पॉइंट गिर भी गया नीचे। कल हमने देखा पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के भाव करीबन $400 करेक्ट हुए हैं। तो जो लोग बाय ऑन डिप्स कर रहे थे वहां पर उनको अगेन नुकसान होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की सोच लेके खरीदारी कर रहे हैं, आप ETF में ले रहे हैं या आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं, तो वो बेस्ट है, क्योंकि आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, अब आपको मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको खरीदारी के तौर पे एक लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपको सुबह लेना है, शाम को काटना है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 5 साल का व्यू अगर आप लेके चलेंगे तो आपको ये इन लेवल्स का फायदा मिलेगा। अच्छा, जब भी गोल्ड सिल्वर की आजकल बात कर रहे हैं ना लोग, तो रॉबर्ट कियोसाकी की ही चर्चा भी हो रही है, क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सोना चांदी ही साथ देगा और कोई साथ ही नहीं देगा। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या? और वो तो ये तक कह रहे हैं कि आने वाला वक्त $35,000 तक पहुंचेगा। मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रिडिक्शन कर दी है उन्होंने। तो हालांकि कई लोग इस पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं नहीं नहीं वो कुछ भी कहते हैं, ट्विटर पे आते हैं, कुछ पोस्ट करके चले जाते हैं, डरा के निवेशकों को भाग जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत हास्यप्रद है कि उन्होंने 35,000 का टारगेट दिया। मैं भी नहीं मानता कि 35,000 का टारगेट होगा, क्योंकि हाल आप फिलहाल में ही उन्होंने ट्वीट किया। देखिए उसके पीछे सिंपल कैलकुलेशन है। साल में आपके 365 दिन होते हैं,
उसमें से आप सैटरडे संडे हटा दो तो 265 ही होंगे। तो 265 के लिए अब आपको 35,000 जाने के लिए आपको ऑन एवरेज मोर देन $100 रोज बढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 35,000 पे होंगे। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो रोज आपको इंक्रीमेंट दे, ठीक है। गोल्ड सिल्वर बड़े थे, वो वापस 50% करेक्ट हो गए। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि एक साल में 365 दिन में रोज ये बढ़ेगा तो पॉसिबल नहीं है। और उनका जो, हालांकि उनकी जो लॉजिक है वो कुछ ठीक है कि भाई मार्केट में बहुत डेट हो गया है, इकोनॉमी में बहुत डेट हो गया, ठीक है, डेट हो गया, दैट इज एग्री कि हाँ डेट हो गया है। 2008 का जो स्लो डाउन है, जो रिसेशन है, वो अभी तक चल रहा है, उनका ऐसा मानना है। हो सकता है कि कई इकोनॉमीज में हो, यूएस में हम देख रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी पूरे डेट में है, करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, दैट इज ऑल्सो एग्री कि हाँ ठीक है करेंसी बहुत डेप्रिशिएट हुई है। बट इन सबको देखकर हम ये बोले कि $35,000 जाएगा, दैट इज नॉट अ फिजिबल। हाँ, अगर वो ये बोलते कि भाई 6,000 जाएगा या 7,000 जाएगा या 8,000 जाएगा तो वो यार एग्री, हाँ ठीक है इतना जा सकता है। बट 35,000 बोलना, वो भी एक साल के अंदर, दैट इज नॉट अ फिजिबल। मतलब आई एम नॉट ओके विद दैट लेवल कि भाई ये 35,000 जाएगा। ये उन्होंने आई थिंक वैसे ही बोल दिया है रैंडमली कि चलो 35,000 आपने लिख के बोल दिया जाएगा, बट उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस आप दे रहे हैं, वो कैलकुलेशन उतनी सपोर्टिव नहीं है जो कि 35,000 को पहुंचे। वहीं वो कह रहे हैं कि 7.5 लाख आपका बिटकॉइन हो जाएगा, अभी वो $70,000 पे खड़ा है। तो मीन्स आप मान के चल रहे हैं कि वो यहाँ से 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा टारगेट है जो कि लोग उसको ऐसे जोक ले रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो लेवल होंगे। बट हाँ, ये हमको देखना है कि जो उन्होंने थ्योरी दिया है पीछे कि हाँ भाई जो इकोनॉमी में डेट्स हैं या जो इकोनॉमी में आपके जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई है वो ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। बट उसको देखकर आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 3 से 5 साल का। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी अब कि जिस तरीके से तो रॉबर्ट कियोसाकी को आपने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया कि ये इम्पॉसिबल ही है, ये हो ही नहीं सकता। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साल आखिर कहाँ क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, क्या अभी टारगेट आप देना चाहेंगे इस वाली सिचुएशन में? देखिए मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको अगर हम दिवाली तक बात करें तो अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऊपर में आपको 5200 से लेकर 5500 के आसपास के लेवल्स आपको मिलेंगे डॉलर्स में। सिल्वर भी मुझे लगता है कि 80 से लेकर $100 के आसपास के आपको लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ये साल मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम बहुत बड़ा मूव देख चुके हैं, तो शायद इस साल आपको बहुत कंजर्वेटिव मोड आपको देखने को मिलेगा। बहुत स्पीड से अपसाइड और डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्राइस बढ़ेंगे, लेवल टेस्ट करेंगे, वापस नीचे आ जाएंगे और नीचे से वापस ऊपर। तो एक मींस की एक बहुत आपको रेंज बाउंड मोमेंटम यहाँ देखने को मिलेगी। एक वन साइडेड रैली जो हमने 2025 में देखी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो शायद यहाँ पर इस साल लोग उस चीज को मिस करेंगे जो पिछले 2-3 सालों से लगातार रैली देख रहे थे, जिनको हैबिट हो गया था कि भाई गोल्ड बढ़ना ही है, बढ़ना ही है, तो वो हैबिट जो है वो खत्म हो जाएगी। वो हैबिट नहीं देखेंगे, वो आपको रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगी। तो जो इन्वेस्टर है वो शायद उनको परेशान करेगी कि भाई बढ़ क्यों नहीं रही है। जैसा हमने 2021 में देखा, 2022 में देखा, 2023, 2024, 2025 लगातार 5 साल से हम बढ़ता हुआ देख रहे थे, तो वो उस पर ब्रेक लगेगा। तो जो जिनको हैबिट थी कि भाई नहीं उसको तो बढ़ना ही है, वो शायद यहाँ पे परेशान होंगे। बट जो ट्रेडिंग माइंडसेट वाले लोग हैं या जो मार्केट को समझते हैं, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को पहचानते हैं, वो शायद यहाँ पे कंफर्टेबल होंगे कि यार ठीक है मार्केट ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा। तो ऐसे जो लोग हैं जो जिसको बोलते हैं मैच्योर्ड इन्वेस्टर या मैच्योर्ड ट्रेडर, वो यहाँ पर काफी हैप्पी होंगे। यहाँ ठीक है मार्केट का रुख ऐसा ही होना चाहिए। ये देखिए मार्केट में सिंपल सा फंडा है, अगर मार्केट एक साइडेड जा रहा है तो एक साइडेड टूटने की गुंजाइश ज्यादा होती है। बट जब मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ जाता है ना, तो वो ये शो करता है कि मार्केट इज अ मैच्योर्ड मार्केट। तो मार्केट मुझे लगता है कि धीरे धीरे मैच्योर्डनेस की तरफ जा रही है और ये साल जो है ना वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा गोल्ड सिल्वर के लिए। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि अगर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है गोल्ड में तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल इसी में एक और ऐड ऑन करना चाहूंगी कि इन्वेस्ट अभी कर लें, लेकिन अगर कुछ दिन के बाद और ज़्यादा करेक्शन आती है तो फिर ऐसा होता है ना कि भाई इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा और इंतजार कर लेते, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं आपको वही बताया कि जो इन्वेस्टर है एक साथ सारा पैसा ना डालें, आप बहुत स्मॉल क्वांटिटी आप लेके ऐड करें। मींस अगर किसी को ईटीएफ भी लेना है तो ईटीएफ में वो 10 ईटीएफ 20 ईटीएफ करके ऐड करता चले, हर महीने एसआईपी के फॉर्म पे यूज करें। देखिए अगर आप जनवरी से लेकर अभी तक बात करेंगे तो जनवरी में हमने गिरावट देखी थी, फिर वहां से प्राइस वापस मूव होते हुए दिखाई दिए, फिर वहां से दोबारा गिरावट आई है। तो जिन्होंने इस मूवमेंट में लिया होगा डेफिनेटली उनको वहां पर पैसा बना होगा। तो यही आप मान के चलिए कि अगर आप ईटीएफ में जा रहे हैं या गोल्ड में जा रहे हैं, फिजिकल गोल्ड में जा रहे हैं, तो आप एक क्वांटिटी डिसाइड करें कि भाई मेरे को 5 ग्राम 10 ग्राम 2 ग्राम लेना है। आप उसको हर महीने लेते चलें। जब आप इसको 3 साल तक लगातार एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी क्वांटिटी इकट्ठी हो गई है, प्लस जो उसका एवरेज है आपका बहुत नीचे का एवरेज मिलेगा, तो वहां पर आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो दैट इज अ मार्केट ऑफ एवरेज। तो आपको ये टारगेट रखना है कि भाई मैं जो खरीदारी कर रहा हूँ मेरे को अगर नीचे आएगा तो आई हैव टू बाय, तो जिससे कि मेरी जो प्राइस है वो एवरेज हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी एवरेज वाली मेंटलिटी आपको रखनी पड़ेगी। आपको मैंने कहा कि एक
सिंगल रैली आपको देखने को नहीं मिलेगी अच्छा। कि आपने लिया, जैसे हो रहा था कि आपने बाई किया कल बढ़ गया, वो ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस माइंड सेट से आ रहे हैं कि नहीं आज मैं लूंगा कल बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होने वाला है। तो वो यहाँ पर इनको परेशान करेगा कि भाई मैंने लिया था कल बढ़ा क्यों नहीं। अच्छा। इस बार उन लोगों को बेनिफिट होगा जो ट्रेडिंग माइंडसेट से है, जो मार्केट को समझते हैं कि आपने आज लिया तो कल नीचे भी आ सकता है। तो जो नीचे आएगा वो अगेन अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो लोग इस माइंडसेट से आ रहे हैं कि भाई मार्केट एक सिंगल साइड चलेगा, तो वो चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे गोल्ड ईटीएफ को लेकर और कहीं न कहीं आप एसआईपी फॉर्म को लेकर बात कर रहे हैं। अभी हम देख भी रहे हैं कि बहुत तेज़ी से लोगों ने इनसे आउट होना शुरू भी कर दिया है और बहुत तगड़ी तरीके से इसको झटका लग रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि अभी थोड़ा-सा उन्हें धैर्य रखना चाहिए या फिर थोड़ा-सा इन आने वाले वक़्त में उनको थोड़ा-सा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है उनको हाँ। धैर्य रखना चाहिए। उनको जो डिप्स आ रहे हैं वहाँ पर ऐड करना चाहिए। उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है वो, और इन्वेस्टमेंट से कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या हो गया। इन्वेस्टमेंट है आपका, आप इसको होल्ड करके चलें। देखिए, हमने पिछले 100 सालों की हिस्ट्री देखी है कि हमने 100 साल में बहुत सारे वॉर्स भी देखे हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हमने सब देखा है। हाँ। और उसके बाद भी गोल्ड के प्राइस बढ़े हैं। देखिए, बीच में ऐसा ऐसा नहीं है कि रोज ही मार्केट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा भी। तो अगर आप देखेंगे तो कोविड से अगर आप देखेंगे तो 7,000 निफ्टी उठकर करीबन 26,000 निफ्टी हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो करेक्शन आना है, तो करेक्शन यहाँ पर आया है। गोल्ड का भाव अगर आप देखेंगे तो 50,000 से उठकर 1,80,000 हो गया, तो वो करेक्शन आना है, तो वो करेक्शन यहाँ पर आ रहा है। तो दैट इज अ करेक्शन, और इस करेक्शन का हमको बेनिफिट उठाना है। जो लोग मिस हो गए हैं रैली में, वो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग नहीं ले पाए, जिन्होंने हायर लेवल पे ले लिया है, वो यहाँ पर एवरेज के लिए बाय कर सकते हैं। तो मार्केट जो है ना, बेसिकली ऑन उस वर्ज पे मार्केट खड़ा है जहां पर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर अपने प्राइस को सेटल कर रहा है। फिर वो लंबी अवधि में आपको रन अप देता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, अभी मार्केट में सब कुछ ठीक है ये तो कहना जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनसर्टेनिटी वाला माहौल लगातार जारी है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अनुज जी कि पैसा आखिर कहाँ बनेगा? इस बार मुझे लगता है कि जो पैसा बनेगा आपका, कहीं ना कहीं बनेगा तो गोल्ड सिल्वर में ही बनेगा पैसा। अच्छा। क्योंकि सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर देखने को मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम। मतलब आप सोचें कि आपने कल ही बाय कर लिया और प्राइस चला गया ऊपर, तो वो नहीं है। जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट से आदमी आएगा वहाँ पर पैसा बनेगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं। हालांकि आप ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, रोज बाय सेल तो कर सकते हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप इन्वेस्टर के माइंडसेट से आ रहे हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि मुझे लगता है कि जो आपका मेटल सेक्टर है वो आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, लास्ट टाइम भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। डिफेंस सेक्टर भी है जो कि हमें लगता है कि अच्छा आपको डिफेंड करता हुआ दिखाई देगा, वो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी। प्लस हमें लगता है कि एफएमसी सेक्टर के अंदर भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर के अंदर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा सेक्टर से जनरली। प्लस गोल्ड सिल्वर तो है ही। तो मुझे लगता है कि पैसा तो जरूर बनेगा यहाँ पर, बट ऐसा नहीं बनेगा कि आपने आज लिया और कल पैसा बन गया। आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा और एक इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। फिलहाल जो अभी सिचुएशन है, तो हम अभी एडवाइज नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत एग्रेसिव फंड मार्केट में डालें, आप थोड़ा वेट करें। जो स्टॉक आपके हायर लेवल पर है उसमें आप एवरेजिंग करें, जो पोजीशंस आपकी हायर लेवल पे उसमें एवरेजिंग करें, छोटी छोटी क्वांटिटी आप ऐड करें, एक साथ एक बड़ा फंड ना डालें। मार्केट देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ये वॉर को भी डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम इंटरनेशनल क्यूज देख रहे हैं, ईरान भी धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है, यूएस भी धीरे धीरे बैकफुट पे आ रहा है। तो जब ये धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो ये और बैकफुट पे आएंगे, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि जो इनकी वॉर करने की क्षमता थी वो धीरे धीरे स्लो होती हुई दिखा, उसका डिग्री जो है वो कम हो रहा है। तो आने वाले 1-2 हफ्ते में हो सकता है कि इस महीने के बाद आपको जो उसका एज है वो और कम होता हुआ दिखाई देगा, तो उससे फिर मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले, जो स्टॉक आपको अच्छे लेवल पे दिखाई दे, जहां आपको दिखाई दे कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई है, तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अनुज जी, हमेशा ना कहीं चांदी को ना थोड़ा धोखेबाज कहा जाता था जी। कि चांदी कब धोखा दे दे कुछ नहीं धोखेबाजी कहा जा चंचल सकता। कहा जाता है। चंचल कहा जी। जाता है, लेकिन इस बार चंचल ना गोल्ड बहुत ज्यादा दिख रहा जी है। जी। तो क्या लग रहा है कि गोल्ड का इस तरीके से चंचल रहना कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, और क्या लग रहा है कि आने वाले जो दिन होंगे, वक्त होगा, उसमें तो इस तरीके की हालात नहीं नजर आएंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हालत नजर आएगा। अब ये शॉर्ट टर्म है, देखिए हो सकता है कि 1 महीना रहे या 2 महीना रहे मैक्सिमम, बट उसके बाद फिर आपको उसमें मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गिरावट आ रही है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है कि अप्रैल के महीने में रहे सिर्फ, उसके बाद फिर आपको मोमेंटम होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए
मार्केट है, लोगों के पैसे लगे होते हैं, इकोनॉमिक्स के पैसे लगे हैं, सेंट्रल बैंक्स भी देख रहा है, प्लस ट्रम्प भी देख रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अब आ रहा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब अब ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं देखिए एक आदमी की लिमिट होती है। अब देखिए ट्रम्प जैसा आदमी जो कि रोज़ अपने बयान चेंज करता है, जो रोज़ नया चाहता है, अब उनको ये लग रहा है कि भाई ये तो वॉर लंबा खिंच गया, अब उनको नया चाहिए, नया क्या मिले, क्योंकि ही वांट्स ऑलवेज की लाइमलाइट पे। अब उनकी क्या है कि जो गुडविल है वो खत्म होती हुई दिख रही है, हर कोई उनके बारे में बुराई कर रहा है कि भाई इन्होंने क्या कर दिया, ऑल आर उनकी जो गुडविल है वो खत्म होती हुई दिख रही है, उनकी गुडविल पे क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो वो दोबारा चाहेंगे कि मैं दोबारा से कुछ लाइमलाइट में आऊँ, तो वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखें उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भाई मैं वॉर खत्म करना चाह रहा हूँ, या वो कह रहे हैं कि भाई ईरान ने घुटने टेक दिए हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है कि वो अब ये चाह रहे हैं कि भाई ये खत्म, वॉर खत्म हो। तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि भाई जल्दी से वॉर खत्म हो, चाहे जैसे भी हो आप इसको वॉर को खत्म करें, क्योंकि अब वो उनकी हेड से ऊपर से पानी जाता जाता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर आपको ये वॉर जो है उसका जो डिग्री है वो और कम होता हुआ दिखाई देगा, और जहां पर फिर आपको नई मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो ये अगर हम देखें तो हो सकता है कि सर केवल शॉर्ट टर्म हो ये, बट हाँ लॉन्ग टर्म में अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट को लेकर तो ये भी प्रिडिक्शन की जा रही है कि 21,000 तक पहुंच सकता है बाजार, आप मानते हैं? देखिए कोविड में मार्केट 7,000 आ गया था, तो लेवल तो कहीं पे भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि उस लेवल से कितनी फास्ट रिकवरी करेगा। अगर आप देखेंगे कोविड में तो उस साल करीबन 14% मार्केट इंक्रीज हुआ था, जिसमें कि मार्च के टाइम में मार्केट में करीबन 7,000 तक के लेवल आ गए थे। तो तब ये लग रहा था कि मार्केट खत्म। 2020 की मुझे ध्यान है जब मार्केट करेक्ट हुआ था, तो सब बोल रहे थे कि भाई कोविड आ गया है, सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, लोग सारे मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। बट हुआ ऐसा नहीं हुआ। वहां से मार्केट इंक्रीज होकर माइनस से 14% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और उसके बाद साल दर साल मार्केट ने ग्रोथ किया है। तो देखिए ये टाइम वही है कि जो पैनिक आ रहा है ना, आने दीजिए पैनिक को, मैक्सिमम कितना टूटेगा टूटने दीजिए मार्केट को। उसके बाद जो नई मोमेंटम आएगा ना वो बहुत स्पीड से रिकवरी है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे जब मार्केट जितना गिरता है ना उतना स्पीड से मार्केट उछलता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं बहुत बेसिक फंडामेंटल की बात करूँ, इन्वेस्टर की संख्या बढ़ी है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड का AUM इंक्रीज हुआ है, वो भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। DIS का पार्टिसिपेशन बहुत इंक्रीज हुआ है, रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत इंक्रीज हुआ है। और देखिए FIIs ने पैसा निकाला है, बट वो पैसा दोबारा डालेंगे भी, वो पैसा दोबारा डालेंगे भी, वो पैसा कहाँ डालेंगे, अब उनको दिख रहा है कि कहीं पर भी स्पेस नहीं है। तो अल्टीमेटली उनको दिख रहा है कि भाई इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री जहां पर आप पैसा लगा सकते हो। तो अभी तो पैसा निकाल रहे हैं, बट उनको पैसा पार्क करने के लिए दोबारा प्लेस भी तो चाहिए। हो सकता है कि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग चल रहा है, वो पैसा निकाल रहे हैं यहाँ पे, बट जैसे ही मामला सुलझेगा तो दोबारा से उनका इन्वेस्टमेंट आना चालू हो जाएगा। और हमने देखा भी है टाइमली उनका इन्वेस्टमेंट आता भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता हुआ भी दिखाई देगा। और देखिए FIIs का तो क्या है कि ये अभी से नहीं रही, बहुत पुरानी रही है। FIIs पैसा निकालते हैं, पैसा डालते हैं, तो ये तो देखिए उनकी तो चर्निंग है। बट इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे जो DIIs है वो कितना मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, या हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से पैसा कितना आ रहा है, और वो भरकर पैसा आ रहा है। तो ये ही मार्केट को सपोर्ट करेगा, और ये मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में आपको डिस्काउंट होता हुआ भी दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि एक तरफ इक्विटी, एक तरफ गोल्ड सिल्वर, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि किस ओर जाए? देखिए दोनों साइड ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप आज देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और सारी चीज़ें नीचे गिर रही हैं, प्रॉपर्टी के भाव गिरे हैं, गोल्ड सिल्वर के भाव गिरे हैं, इक्विटी मार्केट के भाव गिरे हैं। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का, कि अगर आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना है तो आप कुछ पार्ट इक्विटी का रखिए, कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड में रखिए, कुछ पार्ट आप FD में डालिए, कुछ पार्ट आप गोल्ड सिल्वर में डालिए। तो ये करेक्शन है, और इसमें अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का बहुत अच्छा मौका है, जहां पर अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना है, वो सब इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और देखिए ये यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि आपकी बास्केट में एक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, आपके बास्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट होने चाहिए, जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन आपका पोर्टफोलियो हो जाए। अच्छा, 2026 का साल सूर्य का साल, आप प्रिडिक्शन भी करते हैं, जी। थोड़ी एस्ट्रोलॉजी पर भी आते हैं जी, जी। आखिर में सवाल। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पैसा बनने के चांसेस कौन से सेक्टर में है इस साल? हालांकि सोने चांदी को लेकर आपने पहले भी प्रिडिक्ट किया था। देखिए मुझे लगता है कि ये जो साल है ये सूर्य का साल है, और ये संवत भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है। तो ये संवत में भी आपको बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, ग्लोबल लीडरशिप में भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो साल है ना, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नई देखने को मिलेंगी जो कि आने वाले 5 साल की रूपरेखा तैयार करेंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा, और एनर्जेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और सूर्य का साल है, तो हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि भाई क्रूड के भावों में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, एनर्जी में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस बार पूरा जो साल है ये पूरा एनर्जी बेस रहेगा, चाहे वो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो। तो हम देख रहे हैं साल के स्टार्टिंग से ही 2 जनवरी से ही वेनेजुएला पे जो अटैक हुआ था वो क्रूड के ऊपर ही हुआ था।
तो ये पूरा साल एनर्जी के ऊपर रहेगा और एनर्जी के ऊपर ही आपका पूरा साल डिपेंड होगा और इस साल में आपको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी को लेके भी होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मेरा छोटा सा कि सोना और चांदी में फिलहाल आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर हाथ रखने हैं तो कहाँ पर रखें? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार सोना के ऊपर हाथ रखना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पे कुछ स्लो डाउन हो सकती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड में कमी देखने को मिलेगी। हालाँकि ये भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। हुँ, बट जो गोल्ड का मोमेंटम है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आता है, तो गोल्ड में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। करेंसी डेप्रिशिएट होंगी, तो गोल्ड में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। हुँ। जियोपॉलिटिकल टेंशन होगी, तो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालाँकि शॉर्ट टर्म में मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से थोड़ी बहुत करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। बट जो करेक्शन आएगी, दैट इज़ अ टाइम टू बाय। बिल्कुल। जी, बिल्कुल अनुज जी, बहुत-बहुत थैंक्स आपका ये तमाम अपडेट्स हमारे व्यूअर्स तक जी। पहुँचाने के लिए। मुझे लगता है दोस्तों कि अनुज जी को आपने सुना होगा, कोई भी सवाल, कोई भी जवाब आपके मन में जो रहा होगा, अनुज जी ने लगभग सारे ही सवालों का जवाब दिया होगा। हालाँकि टारगेट भी उन्होंने बता दिया है। अगर आपको तब भी लगता है कि कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जाएँ, अपनी राय ज़रूर रखें। तो उम्मीद करेंगे कि हम अगले पॉडकास्ट में उन सवालों को उठाएँ। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।